Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्लास थोड़ी डिले हुई, केमिस्ट्री वाले से डाउट ले रहे थे इसलिए। ठीक है। देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने कैसे डिफाइन किया था? हम लोगों ने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन की थी वो सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस हीट, मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है? Heat required to raise the temperature of 1 gram substance by increase the temperature by 1 degree Celsius. इसको आपने कहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? गैस के टर्म में heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius is known as molar heat capacity. लिख लीजिए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इस पे थ्योरी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे अगर मोलर हीट कैपेसिटी को देखें तो ये कई सारी चीजों पे डिपेंड कर सकता है। जैसे आपने क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूं, ठीक, अगर मेरा पिस्टन फिक्स है और मैं गैस को क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ये चैम्बर है, मैं यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, और पिस्टन फिक्स है, तो ये हो सकता है कि 10 जूल हीट सप्लाई करूं तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। ठीक। अगर पिस्टन मूवेबल होगा तो मेरे को हो सकता है कि 50 जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स हुए तो उस केस में हो सकता है कि मेरे को और ज्यादा इंक्रीज करना पड़े, मतलब कि इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए कि हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं, जो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मेरे डेफिनेशन में तो ये है हीट रिक्वायर्ड, कि मेरे को कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है ताकि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और आपने देखा था जो वर्क डन था वो प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा था, हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा था। ठीक। ये जो डेल्टा यू है ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जो हम लोगों ने कहा था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है। तो हमें हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू अलग अलग होगा। अगर डेल्टा डब्ल्यू हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग है तो हीट तो सेम नहीं हो सकता ना, अगर मेरे को सेम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पे कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस, F/2 एन डेल्टा टी। ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए स्पेसिफिक, सॉरी, मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है।
जो कि हम लोग लिक्विड और सॉलिड में डिफाइन कर पा रहे थे। याद है थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन किया था वाटर के लिए, आइस के लिए और स्टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते गैस के लिए कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्यों क्या होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये? और हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। ठीक है, तो जैसे कि याद कीजिए वहां पे हम लोग लिखते थे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक, यहां पे मैं एस नहीं लिख रहा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, बस नोटेशन चेंज किया। यहां पे मैं मास ले रहा था, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स लूंगा। ठीक, यहाँ पे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी, यहाँ पे मैंने मोलर हीट कैपेसिटी ली। याद कीजिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था ये प्रूव करके, यूनिटरी मेथड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू एन मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूं, मोलर हीट कैपेसिटी, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ये नोट कीजिए, फिर अलग अलग मेथड के लिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। कौन वर्क डन? ये तो पार्ट डिपेंडेंट है। वो तो है, पाथ पे तो डिपेंड करेगा ही, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा। यही तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट मोड। फर्स्ट लिखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मेरे को इस मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी है, तो आपने इसको लिखा सी ए, सी ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मैथमेटिकली तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। देखो बेसिक डेफिनेशन पे जाइए, उसके बाद इसको डिफाइन कीजिए। बेसिक डेफिनेशन क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट रिक्वायरमेंट कितनी है, 0। मतलब कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो बिना हीट दिए मैं 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर सकता हूँ। सिंपल एग्जांपल क्या है, कंप्रेशन है ना, एक पिस्टन है उसमें गैस भरा हुआ, आप उसको कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेस करूंगा तो प्रेशर के कारण क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, लिख लीजिए। सिग्निफिकेंस लिखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट वही है, मैथमेटिकल से कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर क्या लिखना है? मतलब कि सिग्निफिकेंस की जो डेफिनेशन थी, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कोई हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब कि नो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर बाय सिंपल कंप्रेशन। क्लियर है? हम लोग आते हैं आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे आइए, आइसोथर्मल के लिए सीटी डिफाइन किया आपने, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0।
तो 1/0 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? इन्फिनिटी। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब कि अगर मैं इनफाइनाइट जूल हीट दूं तब जाके हो सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और इन्फिनिटी हीट कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी हीट हम लोग दे ही नहीं सकते, इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते। आइसोथर्मल तो मतलब यही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर है? आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो हो गया आइसोकोरिक में, और डेल्टा यू क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू F/2 NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई N डेल्टा टी। तो फॉर्मूला आ गया F/2 × R। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर है? हम लोग आते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक में आपने डिफाइन किया, डेल्टा क्यू लिखूंगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू को लिखा आपने F/2 NR डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू को लिखा आपने P डेल्टा वी। ये लिखे ना, आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? PdV इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है P डेल्टा वी। तो P डेल्टा वी को मैं NR डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, PV2 माइनस PV1, जिसको आपने लिखा है NR_T2 माइनस NR_T1। तो यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F/2 NR डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। NR डेल्टा T 1 प्लस F/2, ये डेल्टा Q है। तो Cp इज इक्वल टू डेल्टा Q NR डेल्टा T 1 प्लस F/2 डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए R को अंदर, और ये किसके इक्वल था? CV। तो यहां से देखिए एक रिलेशन आ गया, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये सभी रिलेशन आपको पता है। आपको Cp की वैल्यू पता चल गई और CV की वैल्यू पता है। Cp अपॉन CV करेंगे तो देखिए वो किसके इक्वल आ जाएगा? गामा। गामा। तो Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए।
अभी देखा तो सॉलिड टू लिक्विड जब फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फेज कहाँ चेंज हो रहा है? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा आपका क्या क्या। पर्टिकुलर केस आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मैं तो सभी प्रोसेस बता दिया। तो वो कौन सा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकता। जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी को मैं डिफाइन कर पा रहा था कि लिक्विड है तो ये कांस्टेंट है, सॉलिड है तो कांस्टेंट है, अगर चेंज हो रहा है तो उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन करके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन करते हैं, वहां पे कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे तो देखिए हर एक मेथड के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो वो आपको स्पेसिफिक मेथड बताना पड़ेगा मेरे को, तब मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि हाँ क्या चीज आने वाली है। वही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेयरली आया है, लेकिन वो जनरल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड के लिए हमें हर एक की वैल्यू पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, एनी जनरल मेथड, जैसे कल हम लोगों ने वर्क डन को डिफाइन किया था जनरल मेथड के लिए, याद है? पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था कल की क्लास के लिए। तो अगर आज मैं देखूं जनरल प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को क्या लिखूंगा, एन सी डेल्टा टी, डेल्टा यू को एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और वर्क डन को क्या लिखूंगा, पी डेल्टा वी, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्मॉल चेंज के बारे में बात करूं तो क्या मैं इसको एन सी डी टी लिख सकता हूँ? वही डेल्टा टी को मैं स्मॉल डी टी लिख रहा हूँ, ठीक। एफ बाई टू एन आर डी टी, और इसको आपने लिखा पी डी वी, ठीक है। मेरे को सी चाहिए ना, मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई टू एन आर डी टी डिवाइडेड बाई एन डी टी प्लस पी डी वी। पी डी वी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, एन आर डी टी, तो आपने इसको लिख दिया एन आर डी टी डिवाइडेड बाई एन डी टी। ये जो आपने पी डी वी इज इक्वल टू ये लिखा है, क्या ये सही है? क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग कर देते हैं, सोचना पड़ेगा क्या ये सही है, सोच के बताइएगा। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि मैंने लिखा पीडीवी तो आपने क्या डायरेक्ट कर दिया, हाँ सही है, एनआरडीटी होगा। सोच कर बताइएगा। अगर मैं इसको कर भी दूं तो कोई क्वेश्चन नहीं बोलेगा, बोलेगा सब सही है ना, क्योंकि किसी ने कुछ बोला ही नहीं। पीडीवी इज इक्वल टू एनआरडीटी किस केस के लिए होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। आपने ये कैसे डिफाइन कर दिया कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, आया समझ में? सर ये कब हुआ? अच्छा, आप कहाँ थे? सर क्लास में। पीडीवी इज इक्वल टू एनआरडीटी मैं नहीं लिख सकता, मैं इसको किसके लिए लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेथड ही लिखा जनरल प्रोसेस, ठीक है। जनरल प्रोसेस में मेरे को ये नहीं पता कि प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर वेरिएबल होगा तो यहाँ पे पीडीवी कैसे लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, सिंपल मैथ्स लगाइए। प्रेशर भी तो वेरिएबल है जनरल प्रोसेस है, प्रेशर वेरिएबल है, वो तो मैं क्या लिखूंगा, पीडीवी प्लस वीडीपी। मेरे को दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये गलत है, तो NRDT नहीं लिखेंगे, PDV ही लिखेंगे। आप लोग जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करते हैं और गलतियों में ही गलत ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए प्लीज इसको स्पेसिफाई करके लिख लीजिए कि क्यों गलत है, ताकि जब भी रिवाइज करें तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये गलत है। गलत चीज बार बार दिमाग में आनी चाहिए। क्या मैंने तो वर्कडन लिखा है जनरल प्रोसेस, ये लीजिए, कहाँ गड़बड़ है? प्रेशर ड्यू टू गैस कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या पता। इसलिए तो मैंने स्मॉल वर्कडन लिखा है कि इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया, मैं स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को रिपीट करूं क्या? जब लोग स्मॉल वर्कडन लिखते हैं तो फोर्स को कांस्टेंट माना जाता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है तो उस पर्टिकुलर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम में प्रेशर कांस्टेंट है, तभी तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। F/2R, F/2R क्या था? CV प्लस। यहाँ पे देखिए दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को पिक करने के, वो सिर्फ आपको लॉजिक से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये क्या है? dV/dt, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, इसका मतलब सॉरी, वॉल्यूम और टेम्परेचर, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर रिलेशन पता है आपको, जैसे कि मैंने एक रिलेशन दे दिया, V²T³ ये कोई प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए निकालिए कि हाँ कितना C की वैल्यू होगी। ये जनरल मेथड हुआ ना? ठीक, इस जनरल मेथड के लिए मेरे को मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या मैं यहाँ से dV/dt निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएट करके? ठीक है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो अगर dV/dt में डायरेक्ट निकाल लूंगा। ठीक, एक तो तरीका, ये मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे पकड़ सकते हैं आप लोग। या तो इस तरीके से निकालिए कि मेरे को dV/dt मतलब कि स्लोप मिल जाए वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक, और दूसरा तरीका ये क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाई N∆T। जनरल मेथड के लिए वर्क डन निकाला था ना, कल फॉर्मूला लिखा था जनरल मेथड के लिए वर्क डन, क्या था? वर्क डन फॉर जनरल मेथड NR∆T डिवाइडेड बाई 1 - x, यही था ना? ठीक, और NR∆T की जगह आपने लिखा था P2V2 - P1V1। तो जो भी इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। जनरल मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, C की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। एक जनरल मेथड है V²T⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रोसेस के लिए आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गिवन प्रोसेस। मोनो एटॉमिक गैस है,
आप लोग कीजिए। ये मेथड क्लियर है? एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, जो जनरल प्रोसेस है इसको पी टू द पावर एक्स में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ से आपने टेम्परेचर लिखा पीवी के टर्म में और इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने P और V के बीच में रिलेशन निकाला, P V टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल गई। ठीक, तो वर्क डन निकाल सकते हैं जनरल मेथड के लिए, nr डेल्टा t डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। और उसके बाद c इज इक्वल टू क्या होता है, cv माइनस वर्क डन, ये 1 माइनस 3/2, ये कितना हो जाएगा, -1/2, यही होगा ना, 1 माइनस 3/2, ये हो जाएगा -1/2, तो ये ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा 2 nr डेल्टा t डिवाइडेड बाई n डेल्टा t, 3/2r प्लस 2r 4 7/2r। क्लियर है? सर ये 2 nr डेल्टा टी अपॉन n डेल्टा टी, ये इसमें 2 कैसे आया? x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, वन माइनस 3/2 -1/2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ऊपर चला गया। जाएगा। ठीक है सर। क्लियर है या कहीं पे कंफ्यूजन है? क्या वो कुछ और आ रहा है सर माइनस माइनस प्लस कहाँ पे हुआ? बीच में? क्या माइनस साइन था ना, क्या था, सॉरी प्लस फॉर्मूला में साइन। प्लस है ना, माइनस होएगा वहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और कुछ नहीं है। आपने देखोगे इस टाइप के भी क्वेश्चन, t इज इक्वल टू t नॉट e टू द पावर अल्फा v, मैं कैसा भी इक्वेशन दे दूं, मेरे को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, t और v के बीच में रिलेशन पता है, एक तरीका बताया था, क्या निकाल लूं, dv अपॉन dt, जिसको हम लोग क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो जो मेथड कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से क्वेश्चन को उस हिसाब से पिक किया जाता है, कि मैं जनरल वर्क डन निकालूं
यहाँ पे देखिए वर्क डन निकालो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, मैथ्स में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, और स्लोप के लिए क्या, डीवी अपॉन dt। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ठीक। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम लोग डाउट सेशन में उसको करेंगे, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ज्यादा नहीं करवा रहा। अब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक जनरल साइक्लिक प्रोसेस लेता हूँ और उसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बस। ये मैंने कहा ये साइक्लिक प्रोसेस है। इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है। ये ए है, बी, सी, डी, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ए से स्टार्ट किया आपने प्रोसेस। अब यहां पे देखिए कि हम लोग ए से बी पे जा रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, 2p0, ट्वाइस हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ये होगा ना, आइसोकोरिक में प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में प्रेशर इंक्रीज होता है उसी रेशियो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ग्राफ थ्योरी में, याद आ रहा है। पी और टी के बीच में रिलेशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। टेम्परेचर किस में रहता है, केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो क्या होता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट। याद आ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में बताया था ग्राफ थ्योरी में। तो मैंने यहाँ पे कहा कि प्रेशर आपका ट्वाइस हो गया तो टेम्परेचर भी ट्वाइस होगा ना, सेम रेशियो में इंक्रीज होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपने कहा कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम आपने मान लिया ट्वाइस हो गया, प्रेशर तो वही रहेगा। टेम्परेचर सोच के बताइएगा, टेम्परेचर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जिस रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा उसी रेशियो में टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। तो टेम्परेचर कितना हो गया, 4T0। इनिशियल टेम्परेचर 2T0 था ना, ठीक। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, 2V0। प्रेशर डिक्रीज हुआ कितने पे पहुंच गया, P0। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ कितने पे पहुंच गया, 2T0। क्लियर है। ये पहला, क्योंकि जब भी हमें इस टाइप के साइक्लिक प्रोसेस दिए रहते हैं स्टैंडर्ड, तो उस केस में सिर्फ इनिशियल पैरामीटर्स दिए होते हैं और सब पैरामीटर्स हमें निकालने पड़ते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे निकालना, तरीका समझ में आ गया, बेसिक तरीका था। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया ये मोनो एटॉमिक गैस है एन मोल्स, मोनो एटॉमिक गैस एन मोल्स। एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, जनरल हम लोग एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। मैंने कहा कि कुएं से बाल्टी को ऊपर उठाना मेरे को, भरे हुए बकेट को, ठीक है। अगर भरे हुए वाटर के बकेट को ऊपर उठाना है तो ऊपर उठाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, मैंने कहा 100 जूल वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। एक बकेट है, उसको मेरे को किसी डीप वेल से उठाना है ऊपर की तरफ, तो मैंने कहा कि मेरे को कितना वर्क डन करना है, 100 जूल। लेकिन हम लोग मोटर यूज करते हैं, मोटर ये करता है ना, वाटर पंप आउट करता है, ठीक। तो ये 100 जूल तो वर्क डन है, तभी बकेट ऊपर आएगा। लेकिन मोटर का जो आउटपुट होना चाहिए वो कितना होता है, 100 के अबव होता है, क्योंकि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है ना। देखो बेसिक एग्जांपल लेते हैं, चलिए
सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब यूज करते थे 100 वॉट का, ठीक है, 100 वॉट का बल्ब यूज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, क्योंकि 100 वॉट का बल्ब यूज करते थे, अगर मेरे को एक रूम में बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, 4-5 बल्ब लगाते थे। आज से 25-30 ईयर्स पहले के बारे में बात की, ठीक। उसके बाद फिर ट्यूबलाइट आया, क्योंकि जब आप लोग बल्ब को पकड़ते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर वो 100 वॉट का है, इसका मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड, 100 जूल। 100 जूल पर सेकंड मतलब 100 वॉट। तो हर सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन वो आउटपुट कितना दे रहा है, लाइट के फॉर्म में कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, मैंने कहा कि 10 जूल मिल रही है, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत कम होती है। मेरा मेन मोटिव क्या है बल्ब यूज करने का, कि मेरे को लाइट मिले, ठीक। लेकिन जब आप लोग बल्ब को पकड़ते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, इसका मतलब बेकार में वो हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव था कि लाइट में कन्वर्ट हो, लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कि वो तो मेरे लिए लॉस है ना। मैं गर्म थोड़ी ना करना चाह रहा था बल्ब को, मेरे को तो लाइट एनर्जी से मतलब था, लेकिन ये लॉस में जा रहा था। तो वहां पे लगभग एफिशिएंसी आपकी 10% के अप्रॉक्स होती है जब हम लोग बल्ब यूज करते हैं। मैं सिर्फ लाइट के फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब कि जितनी एनर्जी लाइट की मेरे को रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ 10 जूल मिल रहा था 100 जूल देने के बाद, ठीक। उसके बाद क्या आया, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट जो हम लोग यूज करते थे 60 वॉट का यूज करते थे। मेरे को इनिशियल केस से बता रहा हूँ कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद 60 वॉट का ट्यूबलाइट आने लगा, मतलब कि जो 100 वॉट का बल्ब काम कर रहा था वो 60 वॉट का ट्यूबलाइट काम करने लगा, मतलब कि उतनी ही रोशनी दे रहा है, ठीक। एफिशिएंसी इधर इंक्रीज हो गई, मतलब कि हीट के फॉर्म में एनर्जी कम लॉस हो रही थी। तो पहले क्या होता था, चोक्स कॉइल होते थे, ठीक है। ट्यूबलाइट को जलने में टाइम लगता था, इसलिए एग्जांपल दिया जाता था हमेशा कि ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको जलने में टाइम लगता था। पहले चोक कॉइल यूज करते थे, ठीक। उस पर नहीं जाएंगे, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, 40 वॉट का ट्यूबलाइट आया, ठीक। एफिशिएंसी और बढ़ी। अब 40 वॉट के बाद हमारा आया 30 वॉट का सीएफएल, सीएफएल आया, ठीक है। अब हम लोग सीएफएल यूज करने लगे। अब उसके बाद अब करंट में आप लोग देख रहे होंगे क्या यूज करते हैं, एलईडी, एलईडी। ठीक। तो हमारा जो 100 वॉट का बल्ब काम कर रहा था, आजकल के जमाने में 5 वॉट का एलईडी काम करता है, ठीक है। तो सोचिए, पहले आप 100 जूल के लिए बिजली बिल पे कर रहे थे, ठीक। और आज क्या कर रहे हैं, 5 जूल के लिए बिजली का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो तो पेमेंट करेंगे, ठीक। तो मतलब कि 95 जूल का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे थे पहले। एक बार प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि 95 जूल का एक्स्ट्रा पेमेंट था ना वो। मेरा काम तो 5 जूल में ही हो जा रहा है, लेकिन मैं 95 जूल का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा था, ठीक। तो एलईडी ने क्या किया, अब आजकल के जमाने में अगर अच्छी एलईडी लेंगे तो 300-400 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। अब बल्ब का रेट भी 20 के आसपास में हो गया 100 वॉट का, ठीक। अब आपने कहा कि मैं 400 रुपए क्यों लगाऊं एलईडी में, मैं बल्ब ले लेता हूँ 20 रुपए का, ठीक। 20 रुपए का बल्ब लिया, लेकिन कितने का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, 95% का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं आप। पहला लॉस तो यहां पे किया, ठीक। ये पूरा कैलकुलेशन है। और उसके बाद बल्ब की लाइफ टाइम कितनी होती है, 3 महीने 4 महीने, फ्यूज हो जाता है 3-4 महीने में, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है उसमें, ठीक। तो 3-4 महीने में फिर से आपने बल्ब रिप्लेस किया। एलईडी की लाइफ होती है मिनिमम 10 ईयर्स, अगर अच्छी कंपनी का लेंगे तो वारंटी के साथ देता है कि 10 ईयर्स की लाइफ टाइम है। अगर बीच में कभी भी फ्यूज या खराब हो, आप उसको तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल का। तो 95 जूल का एक्स्ट्रा पेमेंट करे थे बल्ब के साथ, और हर एक 2 महीने में आप उसको बल्ब को चेंज कर रहे हैं। तो जो एक कैलकुलेशन है कि पूरे 10 साल में आप लोग 3.5 लाख रुपए बचाते हैं बिजली का, अगर बल्ब और एलईडी को रिप्लेस करें तो।
ठीक, इसलिए अगर अभी भी बल्ब यूज कर रहे हैं तो एलईडी से रिप्लेस कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर मेरे को एफिशिएंसी का मतलब क्या, हम लोग एफिशिएंसी से वहां तक पहुंच गए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर मेरे को आउटपुट 100 जूल चाहिए तो मोटर का जो एनर्जी होनी चाहिए वो 100 के अबव होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो 100 जूल का वर्क डन कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर एफिशिएंसी डिफाइन करनी है तो आउटपुट वर्क डन मतलब कि यूजफुल वर्क डन जो हम लोग कहते हैं, डिवाइडेड बाय पी इनपुट मतलब कि कितना इनपुट दिया आपने, उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। ये सब 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं एफिशिएंसी की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही निकालना है कि मैंने कितना हीट दिया, वो इस प्रोसेस से देख के पता लगाना पड़ेगा, और इसका जो एरिया होगा वही तो नेटवर्क डन होगा। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए फटाफट। मैं इस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए, क्योंकि मेरे को डेल्टा क्यू निकालना है, ठीक। तो ए टू बी में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, जनरल फॉर्मूला पता है आपको, ठीक। और उसके बाद वर्क डन कितना हुआ, इन्हीं दोनों का समेशन क्या होता है, डेल्टा क्यू। तो हम लोग ए टू बी टू सी टू डी और डी टू ए चारों में इंटरनल एनर्जी निकालेंगे और वर्क डन निकालेंगे, और उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यू। ये पहले एक चार्ट बनाइए, फटाफट कीजिए। सर ऐसे नहीं कर सकते कि चारों प्रोसेसेस के लिए Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी NCP डेल्टा टी करके Q निकाल ले? हाँ, वैसे भी कीजिए, लेकिन मैं तो अच्छे से समझाने के लिए कह रहा था। शॉर्ट ट्रिक तो बाद में काम आई जाएगी, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन को रियलाइज करना है कि हो क्या रहा है। कोई डेट आई, एंटी ने कुछ डिक्लेयर किया? नहीं, आप लोग तो 24 घंटे इस न्यूज में रहते होंगे, इसलिए आप ही लोगों से पूछता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा।
आप सभी वैल्यू पुट मत कीजिए, सबसे आखिरी में पुट कीजिएगा। अगर शुरुआत में वैल्यू पुट करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। उसको आर टी इन्हीं सब के फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, कीजिए कीजिए। डेल्टा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले ए टू बी, इसको मैं चार्ट बना देता हूँ। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। मैं लैंडी मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते। वो लैंडी मेथड में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ए टू बी के बारे में बात करूं, सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं ए टू बी में। ए टू बी में डेल्टा यू जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, जो हमारे पास जनरलाइज मेथड है। एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यही है ना? तो यहाँ पे कितना है? 3/2 एन आर डेल्टा टी। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? टी नॉट, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 2 टी नॉट। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? टी नॉट। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो डेल्टा क्यू क्या होता है इन दोनों का समेशन? ये कितना आ जाएगा? 1.5 एन आर टी नॉट। 3/2 1.5। ठीक, इसके बाद बी टू सी में जाते हैं। बी टू सी में 3/2 एन आर डेल्टा टी, 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, 2 टी नॉट। तो 3 एन आर टी नॉट, 3 एन आर टी नॉट, ये आ गया डेल्टा यू। वर्क डन कितना होगा? आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब पी डेल्टा बी या सिंपल एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी कितना हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, यही होगा 2 एन आर टी नॉट। नेट कितना आ गया? 5 एन आर टी नॉट। क्लियर है यहां तक? मैं सिंपल समेशन करता जा रहा हूं। अब सी टू डी में आइए। सी टू डी में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन तो 0 होगा, और यहाँ पे एन आर एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, मतलब 3/2 एन आर डेल्टा टी कितना है? 2 टी नॉट माइनस 4 टी नॉट। तो कितना आ रहा है? माइनस 2 टी नॉट। तो ये आ रहा है माइनस 3 एन आर टी नॉट। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 एन आर टी नॉट। डी टू ए में आइए। सी टू डी, डी टू ए। डी टू ए में आइसोबेरिक प्रोसेस, तो यहां पे 3/2 एन आर डेल्टा टी, टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, माइनस टी नॉट। वर्क डन कितना हो जाएगा? हाँ, वर्क डन एन आर डेल्टा टी, तो एन आर डेल्टा टी, टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, माइनस टी नॉट।
इन दोनों का समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 1 2.5 NRT0। अगर मैं हर एक को ऐड करूं डेल्टा यू को तो देखिए 3/2 NRT0 माइनस 3/2 NRT0 कैंसिल हो गया, प्लस 3 NRT0 माइनस 3 NRT0 कैंसिल हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखिए नेट डेल्टा यू कितना आ रहा है 0। ये लॉजिक भी ये कहता है कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गया, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी 0। अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन में देखें, नेट वर्क डन कितना आ रहा है NRT0 ये माइनस ये, ठीक, ये NRT0 हो गया नेट वर्क डन। अब मेन मुद्दा ये होता है डेल्टा क्यू, ठीक, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है NRT0, ठीक है, नेट वर्क डन तो यही है ना, नेट वर्क डन इज इक्वल टू NRT0 डिवाइडेड बाई एनर्जी गिवन। अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब मैं इतनी हीट सप्लाई कर रहा हूं गैस को, और डेल्टा क्यू नेगेटिव है मतलब कि लॉस है। आ रहा समझ में? डेल्टा क्यू ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी लॉस में जा रही है। क्लियर है? तो हमारा वर्क डन क्या, सॉरी एफिशिएंसी क्या होती है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, मतलब कितना हीट दिया, लॉस से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो नेट वर्क डन NRT0 डिवाइडेड बाय हीट गिवन कितना है 6.5 NRT0 into 100। आ गया, नोट कीजिए। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैं ऐसे बता सकता हूँ, डेल्टा यू तो 0 होगा, ठीक। नेट वर्क डन मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक, वो आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर के टर्म में निकालिएगा, ठीक है। और मेन रहा ये डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, बस ये लेना है मेरे को कितना हीट दे रहा हूँ, नेगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं है। हीट कौन कौन से प्रोसेस में दूंगा, पहले इस फिगर को देखते हुए बता सकते हैं क्या किस किस प्रोसेस में मेरे को हीट देनी पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं वो तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो पूरा ही है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, A to B और B to C, उसके बाद तो C to D और D to A नेगेटिव आ रहे हैं। इसको मैं कैसे इस फिगर से समझूं? देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को हीट देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह नहीं लगा रहा, इसी से पता चल रहा है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को हीट देना पड़ेगा, मतलब कि A to B में डेल्टा क्यू निकाले। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, तब भी मेरे को हीट देना पड़ेगा, तभी तो जो गैस पार्टिकल्स है वो पिस्टन को मूव करवाएंगे, नहीं तो मूव नहीं कर सकता पिस्टन को जब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो। और काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब उसको हीट दिया जाए, ठीक। तो उतनी सारी चीजों को याद करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट टेबल बनाएंगे और उससे क्वेश्चन को पिक करेंगे। बूंद बूंद से समंदर बनता है, जल्दबाजी में -1 मत ले लीजिए, तो अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी टाइम देंगे तो +4 मार्क्स होंगे। तो इसलिए जब भी इस तरह का कोई साइक्लिक प्रोसेस है कोशिश कीजिए चार्ट बना के उसको सॉल्व करने का, गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी।
थोड़ा सा लेंदी है, 5 मिनट का टाइम जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर वैसे घर पे बैठ के करेंगे तो 2 मिनट में हो सकता है कर लेंगे, 2 से 3 मिनट में। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा जस्ट डबल हो जाता है टाइम, क्योंकि प्रेशराइज कंडीशन में होते हैं आप लोग उस समय। ठीक, लेकिन रेयरली ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस है। एम्स पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों का चैप्टर क्लोज हो गया। बस एक छोटा सा टॉपिक है कार्नोट इंजन, उसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि कार्नोट इंजन है क्या। देखिए, इसको बिल्कुल बेसिक पे याद रखिए। अगर मैं इंजन की बात कर रहा हूँ तो कार्नोट इंजन है वो स्टीम इंजन है। ठीक है, स्टीम इंजन में देखिए जैसे बिल्कुल बेसिक पे आ जाएंगे कि हमेशा एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या, अगर मैं स्टीम इंजन के बारे में बात करूं तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते थे, कोल। ठीक है, इंजन में हम लोग कोल को डालते थे, उससे हीट एनर्जी डेवलप होती थी। हीट एनर्जी से जो वाटर ट्यूबलेट्स होते हैं उसमें वो स्टीम में कन्वर्ट होता था। वहां पे एक टरबाइन टाइप का होता था जिसपे प्रेशर लगता था और उसके कारण व्हील्स घूमते थे इंजन के। ये स्टीम इंजन था। तो यहाँ पे अगर मैं कार्नोट इंजन के बारे में बात करूं तो एक आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है। ठीक, सोर्स ने कितनी एनर्जी दी, Q1। मैंने कोयले को जलाया और 100 जूल एनर्जी निकली। ठीक, अगर 100 जूल एनर्जी निकल रही है तो लॉस में भी तो जाएगा हीट के फॉर्म में। तो मैंने कहा कि कितनी एनर्जी लॉस में चली गई, Q2। और ये कहाँ चली गई, सिंक में, जिसको आप लोग वर्ड यूज करते हैं सिंक, मतलब कि सराउंडिंग में चला गया, लॉस में चला गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैंने कहा कि 100 जूल एनर्जी निकली और उसमें से 60 जूल एनर्जी वेस्ट में चली गई, लॉस में, हीट लॉस में। तो बची कितनी, 40 जूल। तो इसका मतलब वर्क डन किसने किया, 40 जूल ने किया। तो यहाँ पे जो भी इंजन है इसने वर्क डन किया, W। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या कर रहे हैं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकल गया। इन दोनों के डिफरेंस के कारण इस इंजन ने कितना वर्क डन किया, W। यहाँ पे एरो आउटवर्ड है, इसका मतलब ये इंजन काम कर रहा है, मतलब ये जो भी इंजन है ये काम कर रहा है, ये आउटपुट वर्क डन कर रहा है। ठीक, तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए जैसे हम लोग केसीएल लिखते हैं, केसीएल इज इक्वल टू क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे भी देखिए इनकमिंग क्या है, Q1, और आउटगोइंग क्या है, W और Q2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन। वर्क डन कितना किया, Q1 माइनस Q2, कितना हीट दिया, Q1 into 100। ये एफिशिएंसी है। आगे समझ में, सिंपल है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब आप लोग रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं एक ही बार में 5 मिनट में सब कंप्लीट कर रहा हूँ। सर मैंने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्वेश्चन था कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस, वो क्या होता है? एडियाबैटिक की इलास्टिसिटी मतलब क्या है, पूरा क्वेश्चन मेरे को बताइए तो मैं बताता हूँ। सो व्हाट इज द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस? बस यही सिंपल सा था और कुछ नहीं। नहीं सर, यही था बस। एट एनटीपी और दे रखा था बस। तो ये तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू। ये तो सिंपल एक स्पेसिफिक वैल्यू पूछा है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, जो हम लोग, अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए, बता रहा हूँ।
इसको नोट करने दीजिए। सर हो गया। देखिए जो इनका क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एडिबिलिटी की इलास्टिसिटी क्या होती है फॉर डायटोमिक गैस। ठीक, मैं इसको भी रिलेट कर रहा हूँ। अभी ये टर्म हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग साउंड वेव पढ़ेंगे। ठीक, साउंड वेव को याद कीजिए, न्यूटन ने कहा था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कैसा है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, आइसोथर्मल। ठीक है, उसी का करेक्शन दिया था किसने, लाप्लास ने। ठीक है, जो उसको हम लोग कहते हैं लाप्लास करेक्शन। उसने बताया था कि जो आपका कंप्रेशन और रियल फ्रैक्शन हो रहा है वो इतना फास्ट होता है, उसमें आपको हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, इसलिए जो आपका साउंड प्रोपोगेशन है वो कैसा प्रोसेस है, एडिबेटिक प्रोसेस है। इसलिए वहां पे आप लोग क्या डिफाइन करते हैं, गामा, पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद कीजिए वहां पे जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, आपको अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है बल्क टू मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर लिक्विड और गैसेस। ठीक, और जब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला इसका देखें तो हम लोग लाप्लास करेक्शन में क्या देखते हैं, लाप्लास करेक्शन में आता है गामा पी डिवाइडेड बाय रो। याद है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाँ ठीक, सर। और इसी को आप लोग लिखते हैं गामा आर टी डिवाइडेड बाई एन। और जब हम लोगों ने केटीजी स्टार्ट किया था तो हम लोग यहाँ पे वी आर एम एस लिख रहे थे गैस के लिए, वी आर एम एस इज इक्वल टू 3RT/n। ठीक, तो यहाँ पे जो गामा है वो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज प्रोनाउंस करूँ, मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं इसमें कंटिन्यूअसली रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। हम लोग साउंड में पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, वो डिस्टर्बेंस आपके ईयर ड्रम्स तक जाता है, तब आपको कोई पता चले कि हाँ मैंने कोई चीज बोली है। ठीक, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि ये गैस पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्बेंस का मतलब ये कि अपनी मेन पोजीशन पे ये वाइब्रेट करता रहे, अगर ये आगे जा रहा है तो वापस पीछे भी आए। ये नहीं कि मैंने कुछ बोला और इसने बोला कि अच्छा सर ने ये बोला, इसको पकड़ के चला गया आपकी ईयर ड्रम्स में। वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता एयर पार्टिकल्स, वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। अगर मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड, समझना बहुत आसान है रबर बैंड के लिए, कि मैंने क्या किया, रबर बैंड को स्ट्रेच किया, छोड़ा तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ये होता है ना इलास्टिक मटेरियल, इसी को कहते हैं कि अगर मैं डिस्टर्बेंस दूं तो वो वापस स्ट्रेस को हटाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक, तो गैस में भी हम लोग इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं। अगर गैसेस आपके इलास्टिक नहीं होंगे तो अपने पोजीशन को छोड़ देंगे वो। ठीक है, अगर वो पोजीशन को छोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए कि इस चैम्बर में कोई गैस भरा हुआ है, मेरे को नहीं पता कोई डायटोमिक गैस भरा हुआ है, वो आपका इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक होगा तो मैं कोई भी चीज बोलूंगा तो वो अपनी पोजीशन से आगे तो जाएगा लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे आ नहीं पाएगा। तो मेरे को 5-10 मिनट में क्या हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें बोली, तो जितने भी यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स थे सब अपनी पोजीशन से दूर चले गए। ठीक है, पहली बार तो डिस्टर्ब होगा ना, ठीक है, डिस्टर्ब हुआ लेकिन वो वापस अपने पोजीशन पे नहीं आ पाया क्योंकि वो इन इलास्टिक था। ठीक, तो डिस्टर्ब हो गया, सभी गैस पार्टिकल्स आगे चले गए। अब 5 मिनट के बाद मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है नहीं जो कि साउंड वेव को कैरी कर सके। ठीक है, क्योंकि साउंड वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो अगर गैसेस पार्टिकल्स इन इलास्टिक हो जाएंगे तो मीडियम में साउंड को कैरी नहीं कर पाएंगे। तो इलास्टिक जितने भी हम लोग साउंड बोले, जो भी हमारे आसपास में एयर पार्टिकल्स हैं सब आपके इलास्टिक है। मलिक अपनी मेन पोजीशन को छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। ठीक, तो ये हुआ किसी भी गैसेस पार्टिकल की इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का मतलब, कि वो क्या करे, अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाए जब भी डिस्टर्ब हो। तो यहाँ पे जो गामा होता है, जो आपने पूछा कि गामा ऑफ इलास्टिक एडिबेटिक, ये पूछा ना, गामा की वैल्यू क्या है डायटोमिक गैसेस के लिए। ठीक है, सर ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, इसको आपको याद रखिएगा। मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता, मेरे को एयर की पता है। ठीक है,
थैंक यू सर। हम लोग यहाँ पे थे। अब मेरे को यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को डिफाइन करना है। जब हम लोग रेफ्रिजरेटर को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी समर का टाइम है और अभी टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का 40 डिग्री सेल्सियस। मेरे को क्या करना है, इसको मैंने एक बॉटल लिया, वाटर बॉटल, इसको मैं क्या करूँ, फ्रीज में रख रहा हूँ और फ्रीज का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ये करते हैं ना कि बॉटल के पानी को ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे जो बॉडी है 40 डिग्री सेल्सियस का, इसको मैंने फ्रिज में रखा और कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसमें से हीट को मेरे को विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को हीट को विड्रॉ करना पड़ेगा, ये तो नेचर के खिलाफ है। नेचर ऐसा नहीं करता। नेचर क्या कहता है कि हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का मूवमेंट होगा, ये नेचर ने डिसाइड करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटल था हायर टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे था ना, इसको मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मेरे को ठंडा करना है, मतलब कि इसको यहाँ से हीट को विड्रॉ करना पड़ेगा। और विड्रॉ करके कहाँ दे रहा हूँ, वापस एटमॉस्फेयर में दे रहा हूँ, और थोड़ी ना कहीं पे जाएगा वो, ठीक। तो इसका मतलब मैं हायर टेम्परेचर से यहां से हीट को विड्रॉ कर रहा हूं, जो कि नेचर के खिलाफ है, ठीक। अगर नेचर के खिलाफ है तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा ना। नेचर ये नहीं चाहता, मैं नेचर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। मतलब कि अगर मेरे को हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट को विड्रॉ करना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अगर मेरे को उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा तो रेफ्रिजरेटर के केस में मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए एरो नीचे, ठीक। मेरे को हीट विड्रॉ करनी पड़ेगी, इसलिए एरो इधर, और ये हीट यहां पे चल जाएगी, इसलिए ये उल्टा हो जाता है। आया समझ में? रेफ्रिजरेटर में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि आपको समझ में आ जाए बेसिक ये है क्या। कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ कर रहे हैं, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ करने के लिए मेरे को W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए कंप्रेसर लगा रहता है। सुना होगा कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में रहता है, ठीक। तो कंप्रेसर का काम यही होता है कि वो हीट को विड्रॉ करने के लिए मोटर लगे रहते हैं, इंडक्शन मोटर होती है वो, ठीक है। तो हीट को विड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर लगाते हैं। तो ये काम कर रहा है, इसको यहां पे मतलब कि इसको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए एरो नीचे की तरफ है, यहां से हीट इसको वर्क डन नहीं करवा रहा। कार्नोट इंजन में उल्टा था, मैं हीट दे रहा था और मोटर काम कर रहा था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोटर काम कर रहा है हीट को विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब यही है एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये सिर्फ नाम है जो चीजों को कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो एफिशिएंसी को अगर मेरे को डिफाइन करना है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि कितना आउटपुट निकला और कितना इनपुट दिया था, इसके रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। हमारा आउटपुट है क्या, क्या है आउटपुट, Q2। ये Q2 है, मेरे को हीट निकालना पड़ेगा, ये मेरा काम है। मेन मोटो ये है कि अगर मैं Q2 को नहीं निकालूंगा तब तक रेफ्रिजरेटर पानी को ठंडा नहीं करेगा, ठीक। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आउटपुट मेरे को ये चाहिए कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Q2, और Q2 निकालने के लिए क्या किया, W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा ना, ये होता है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? बस एक लास्ट आ जाते हैं, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल समझा देता हूं, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब भी हम लोग किसी भी मोटर की डिजाइनिंग करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना कि आपने लाखों करोड़ रुपए किसी भी प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो उससे पहले पेपर वर्क करते हैं कई सालों तक, कई महीनों तक। उसके बाद देखते हैं कि
ऑन पेपर आपकी कितनी एफिशिएंसी आ रही है, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो जो कार्नोट साइकिल है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा कोई मशीन बनाऊं जो कि इस साइकिल पे डिपेंड करे तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बाबा बता रहा कि एक कॉन्सेप्ट रखा गया और उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये है साइकिल, ठीक है। पहला क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया। इसी को कहते हैं कार्नोट साइकिल, ठीक। तो पूरा डेरिवेशन कुछ नहीं बता रहा, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 T1 है और उसके बाद ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकलती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 - Q2 डिवाइडेड बाई Q1। यही अभी निकाला था ना कार्नोट इंजन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इस साइकिल से प्रूव करते हैं कि Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, बस यही प्रूव किया जाता है इसमें। अब पूरा एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, तो हमें सिर्फ याद रखना है Q2 by Q1 is equal to T2 by T1, where T2 is the temperature of sink और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। खत्म, क्लियर है। तो आजकल कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो टॉपिक है कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तभी बिल्कुल बेसिक है ही नहीं, कुछ चैप्टर में भी नहीं है, कुछ इस टॉपिक में है ही नहीं, बस 2-4 चीजें उसको रट लीजिए, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, या एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, या आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, या आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। क्लियर है। तो हम लोगों का ये चैप्टर क्लोज। अब आप लोग जब असाइनमेंट करेंगे तो कुछ अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो कुछ अलग क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्लास में, वो उन्हीं को पता चलेगा जो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। सब चीजें मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई आपको करना है तो असाइनमेंट भी आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा, और असाइनमेंट में कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं बस उसको डाउट सेशन के लिए रख रहा हूँ कि जो पूछेगा उसी से मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों के पास असाइनमेंट शीट है तो उसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन नहीं करवा दूंगा क्लास में तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वो 10% है जो मैंने भी छोड़ के रखा हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन के फॉर्म में। बेसिक हो चुका है आपका, अगर बेसिक क्लियर हो तो उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको अटेम्प्ट मारना है। अब मैं देखूंगा कि डाउट सेशन में वो क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो डाउट सेशन है मंडे को रख रहा हूँ, ठीक। तो पहला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, 3 चैप्टर हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, थर्मल प्रॉपर्टी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग मंडे को पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, और कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ये खत्म होने के बाद एसएचएम एंड बेस। फ्लूइड्स में ज्यादा नहीं, 4 to 5 डेज लगेंगे, उतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्लूइड। थैंक यू सर। Thank you, sir.